हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आज करवाया जाएगा वो आप लोगों को एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के मॉडल सेट के अंदर भी दिया गया है लॉन्ग में, और जो 15 मार्क्स के अंदर डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। तो आप इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको किसी भी हाल में इस क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा। एक चीज़ और, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसमें आप लोगों को डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ों का यूज किया गया है जो अभी तक आप लोग 12th में भी नहीं पढ़े थे और ना ही सेमेस्टर 1 में पढ़ना था। इसको अगले सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है, लेकिन इसका यूज यहाँ पे कर दिया है, तो आप लोगों को उसको भी समझते चलना पड़ेगा। इसीलिए उसके लिए कुछ बेसिक बताएंगे और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो अभी तक पढ़े ही नहीं हो कि वो सब क्या होता है। तो देखिए, डबल इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पे यूज किया जाएगा, और इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट इतना मार्क्स का पूछेगा और इसकी आने की 100% संभावना है। तो देखिए, क्वेश्चन है डबल इंटीग्रेशन का, और डबल इंटीग्रेशन मतलब दो बार इस प्रकार का सिंबल रहेगा, सांप जैसा सिंबल। पहले हम लोग एक बार देखते थे, अब की बार दो बार रहेगा, राइट। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, मान लीजिए एक्स और वाई। तो एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, डी एक्स, और y को इंटीग्रेट करने के लिए dy, ये सब तो रहता है। तो हम लोगों को चूज करना रहता है कि पहले कौन सा वेरिएबल को इंटीग्रेट करें, x को या y को। लेकिन यहाँ पे लिमिट दिया रहेगा, क्या लिमिट। तो मान लीजिए कि यहाँ पे लिमिट दिया गया है, पहले वाले में y का वैल्यू 0 से लेकर के y का वैल्यू x तक दिया गया है। तो इस वाले वेरिएबल का लिमिट यहाँ पे दे दिया है, तो जो यहाँ पे लिमिट बचेगा वो पक्का x का होगा, क्योंकि y का लिमिट यहाँ दे दिया तो x का बच गया, तो x का यहाँ पर हो जाएगा। तो मान लीजिए इसका लिमिट 0 से लेकर के 2 तक रहेगा, और जो भी लास्ट में लिमिट रहेगा ना, उसका लिमिट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि x का लिमिट यहाँ पे 0 से लेकर के 2 तक है, जो कांस्टेंट है, लेकिन y का लिमिट 0 से लेकर के x तक है, और ये वेरिएबल में है। तो ये समझना है कि जिसका लिमिट वेरिएबल में रहेगा, जिसका लिमिट वेरिएबल में रहेगा, उसको हम लोग पहले इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से किसका लिमिट वेरिएबल में, x या y। तो आप लोग देख के ही बता सकते हो कि जो y का लिमिट है वो वेरिएबल में दिया गया है, तो इसका हम लोग पहले इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग x का करेंगे, क्योंकि x का लिमिट है वो कांस्टेंट में दिया गया है। तो देखिए, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग y का करेंगे, तो 0 से 2 तक इसको इसी तरह रहने देंगे, और ये लिमिट कहाँ से है, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू एक्स तक। ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप को, और हम लोगों को y को करना है, और x यहीं पे रहेगा, और y को पहले करना है तो dy को पहले ला देते हैं, और dx को इधर कर देते हैं। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x का पावर n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1। ये आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, y का इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि y का लिमिट वेरिएबल में दिया गया है। तो देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा 0 से 2, और y का इंटीग्रेशन करेंगे, और जो x हो जाएगा वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। x
कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो x को हम लोग इसी प्रकार लिख देंगे, और y का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा इस फॉर्मूला के थ्रू y का पावर 2, बाई में 2, और ये लिमिट लगा देंगे। ये सिंगल इंटीग्रेशन तो पता है ना कि लिमिट कैसे लगाया जाता है। लिमिट कैसे लगता है, जो भी लिमिट है उसको लिख देंगे 0 से लेकर के x तक, और साथ में क्या बच जाएगा dx सिर्फ, क्योंकि y का हम लोग y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो यहाँ से बच जाएगा dx। आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए लिमिट को कैसे पुट करते हैं। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं, ये वाला साफ में, इसको हम चेंज करेंगे x का जब यूज करेंगे। अब देखिए लिमिट को कैसे यूज करते हैं, तो x अपर लिमिट है और 0 लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट को y में पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट को y में पुट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए 2 है वो कांस्टेंट है, तो इसको भी हम लोग 1/2 को बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ से वैल्यू हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, तो y के जगह पर हम लोग पुट करेंगे अपर लिमिट x, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y की जगह पर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0 का स्क्वायर और dx। अब यहाँ से हो जाएगा, हम लोग 1/2 को बाहर कर देते हैं, और यहाँ से ये वाला सांप को इसी प्रकार से रहने देते हैं, और यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ से x स्क्वायर, तो यहाँ से सिर्फ हो जाएगा x स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये हट जाएगा, और साथ में dx। अब देखिएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, सांप को इसी प्रकार रखते हैं क्योंकि ये सांप बहुत डेंजर है, और यहाँ से x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x³ और dx। अब क्या, जैसे हम लोग सिंगल इंटीग्रेशन करते थे उसी प्रकार से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। किसका इंटीग्रेशन करना है, x³ का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे लिमिट भी दिया गया है 0 से लेकर के 2 तक, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 1/2, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा x का पावर 4 बटा में 4, ये फॉर्मूला होता है, और ये पूरा नीचे तक आएगा, राइट। अब साथ में जो लिमिट है उसको लिख देंगे 0 से लेकर के 2 तक। इसका तो काम हो गया क्योंकि इंटीग्रेट कर दिए, तो अब इसके अंदर हम लोग लिमिट को पुट कर देंगे, इसके अंदर हम लोग लिमिट को पुट कर देंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल देते हैं, तो 1/2 इंटू 1/4, इन दोनों का हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू बच जाएगा x का पावर 4 और 0 से लेकर के 2 तक। अब x के पावर 4 में हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिएगा 1/4 2 = 8, यहाँ से अपर लिमिट मतलब x के जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 के पावर 4, माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे x के जगह पर, तो 0 के पावर 4, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 1/8, 2 का पावर 4 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 = 4, 4 2 = 8 और 8 2 = 16, तो यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस 0। अब यहाँ से वैल्यू देखिए 1/8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो आंसर जो आया वो 2 आ गया, आंसर 2 आ गया। बहुत सिंपल था।
सिर्फ हम लोगों को ये डिसाइड करना था कि पहले इंटीग्रेशन किसका किया जाए, एक्स का या फिर वाई का। तो सिंपल सा है, डिसाइड कैसे करेंगे, जिसका लिमिट वेरिएबल में होगा, मतलब चेंजिंग होगा, जैसे कि वाई का था, उसको हम लोग पहले इंटीग्रेट करेंगे और जो बच जाएगा उसको हम लोग बाद में करेंगे, राइट। तो उसी प्रकार से हम लोग प्रोसेस को फॉलो किए और हम लोगों का आंसर आ गया। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो भी हम लोग आंसर लाएंगे वो नंबर होगा, क्या, नंबर में होगा। ऐसा नहीं कि ये आंसर वेरिएबल में आएगा, ये आंसर नंबर के अंदर आएगा। तो यही था डबल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। उसी प्रकार से डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन मतलब 2 सांप वाला सिंबल लगाएंगे और ट्रिपल इंटीग्रेशन मतलब 3 सांप वाला सिंबल को लगा देंगे। अब देखिए डबल इंटीग्रेशन में ना हम लोग 2D फिगर, जो 2D फिगर होता है उसको इंटीग्रेट करते हैं, और जो ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है उसमें 3D फिगर मतलब जिसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट रहता है, उसको हम लोग इंटीग्रेट करने का काम करते हैं। इसीलिए ट्रिपल इंटीग्रेशन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट के रूप में 3 इंटीग्रेशन का सिंबल यूज किया जाता है। और एरिया है वो 2D फिगर के अंदर आता है, इसीलिए डबल इंटीग्रेशन को यूज किया जाता है एरिया को फाइंड करने के लिए, मतलब 2 डायमेंशन फिगर को इंटीग्रेट करने के लिए। सिंपल सा है, क्योंकि एरिया के पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ रहता है। ये समझ में आ गया होगा कि इसके द्वारा 2D फिगर जैसे में एरिया को इंटीग्रेट करते हैं, और ट्रिपल इंटीग्रेशन में वॉल्यूम को इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि इसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट रहता है। अब हम लोग चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। उसके अंदर आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगले सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है और उसका यूज यहाँ पे कर दिया गया है। तो देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को, देखिए ये है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और इसका बेसिक बता दिए। इसका स्टेटमेंट लिखना रहता है और इसको प्रूव करना रहता है, और ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के अंदर डायरेक्ट पूछता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी हाल में आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ V इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय ए क्लोज्ड सरफेस S, अगर V वॉल्यूम है और क्लोज सरफेस S के द्वारा बंद किया गया है, एंड F इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन विथ कंटिन्यूअस डेरिवेटिव इन V, देन, अगर ये दिया गया है तब डबल इंटीग्रेशन, दो सांप का सिंबल है मतलब डबल इंटीग्रेशन F डॉट एन कैप ds इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन, 3 सिंबल दिया गया है, इसको पढ़ेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन, और ये है डाइव, जिसको मतलब होता है डाइवर्जेंस, F वेक्टर है और D भी है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ V इज द वॉल्यूम, मान लीजिए कि एक फुटबॉल है, ठीक है। अब फुटबॉल होता है उसके अंदर कुछ स्पेस होता है, इसका वॉल्यूम यदि V है और इसका वॉल्यूम भी है, तो इसका कुछ ना कुछ सरफेस होगा, और ये सरफेस के अंदर ही इसका वॉल्यूम होता है, राइट। एंड F इज वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और इसके अंदर मान लीजिए ये फुटबॉल है, तो इसके फुटबॉल के अंदर हर पॉइंट पर एक फंक्शन होगा जिसका नाम क्या है, F वेक्टर, यही बोला। और इसको हमको इसके बराबर दिखाना रहता है, डबल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन। और इसको हम लोग पढ़ सकते हैं कि F का सरफेस इंटीग्रल, S मतलब सरफेस इंटीग्रल,
और भी मतलब वॉल्यूम, भी मतलब होता है वॉल्यूम, और इंटीग्रेशन है इसीलिए बोल देंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। एस है इसीलिए एस का मतलब सरफेस इंटीग्रल। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि एफ का जो सरफेस इंटीग्रल है वो बराबर होगा डाइव एफ का वॉल्यूम इंटीग्रल के। एक बार आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहे हैं कि एफ का जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो बराबर होगा डाइव एफ के वॉल्यूम इंटीग्रल के। और इसके पहले ही बताएं कि जो डबल इंटीग्रेशन होता है वो क्या देता है, एरिया, क्योंकि हम लोग उसमें 2D फिगर को इंटीग्रेट करते हैं। तो एरिया को हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो सरफेस देगा, और अगर हम लोग वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे तो ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा, इसीलिए वॉल्यूम यूज किया गया है ट्रिपल इंटीग्रेशन में। सिंपल सा है, डबल इंटीग्रेशन में एरिया इसलिए सरफेस, ट्रिपल इंटीग्रेशन में वॉल्यूम, राइट। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को याद कर लेना है, और प्रूव क्या करना है, ये डबल इंटीग्रेशन से ट्रिपल इंटीग्रेशन में या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन से डबल इंटीग्रेशन में, इसको दिखा देना है और यही इसका प्रूफ हो जाएगा। तो आप लोगों को बोले कि इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आप लोग नया नया देख रहे होगे, लग रहा होगा कि ये सब इतना बड़ा बड़ा टर्म आ कैसे गया। लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो किसी भी हाल में आप लोगों को याद कर लेना है। याद कैसे होगा, इसको सबसे पहले कंप्लीट करना और 2 से 3 बार कॉपी में देख करके उसके बाद बिना देखे लिखना है, डेफिनेटली याद होगा। याद होगा कैसे नहीं, आपसे ये क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग नहीं है, समझे ना। कोई भी क्वेश्चन आपसे स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग आप हो। तो आप अगर डिसाइड कर लोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, सिर्फ माइंडसेट का गेम है। तो चलिए अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। देखिएगा प्रूफ के अंदर, प्रूफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ हम लोग देख रहे हैं, राइट। तो प्रूफ में सबसे पहले लिखिएगा कि लेट, क्या प्रूफ करना है, इसको इसके बराबर या फिर इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। मेन काम हम लोगों का यही है। तो यहाँ से लिखिएगा कि लेट वेक्टर एफ, जो ऊपर में एफ दिया गया है, ये एफ, इसका हम लोग वैल्यू ले लेते हैं F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ये एफ वेक्टर का वैल्यू ले लिए और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अभी तक कुछ नहीं किया गया है, डेफिनेशन बताया गया, उसके बाद एफ का वैल्यू माना गया। जहाँ पर बता दीजिए वेयर जो F1 F2 और F3 क्या है, F1 F2 एंड F3 आर फंक्शन ऑफ, क्या है, फंक्शन है ऑफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो अब हम लोग डाइवर्जेंस एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ये जो वैल्यू दिया गया है डाइवर्जेंस एफ, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, डाइव एफ, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि डाइव का वैल्यू को लिखेंगे और एफ का वैल्यू को लिखेंगे। एफ का वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिया गया है। डाइव का वैल्यू क्या है, ये आप लोग पढ़े होंगे, पहला चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। और अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए इसका वैल्यू क्या होता है। डाइव का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये डाइव का वैल्यू होता है, और एफ का जो वैल्यू है वो यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए एफ का वैल्यू F1 आई कैप प्लस F2
जे कैप प्लस F3 के कैप। ये है डाइव एफ का वैल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट निकलता कैसे है, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, जे को जे के साथ और के को के के साथ, राइट। तो देखिएगा इसका जो वैल्यू आ जाएगा डाइव एफ का, इसको हम लोग डाइवर्जेंस एफ भी बोलते हैं। जो लोग चैप्टर 1 पढ़ा होगा उसको तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा, डाइवर्जेंस एफ पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई, इसका वैल्यू होता है 1, जे डॉट जे वैल्यू 1, के डॉट के वैल्यू 1। तो यहाँ से इसके साथ सिर्फ F1 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स और साथ में F1 का मल्टीप्लीकेशन प्लस डेल अपॉन डेल वाई और F2 का मल्टीप्लीकेशन प्लस डेल अपॉन डेल जेड और F3 का मल्टीप्लीकेशन। तो ये निकल गया डाइव एफ का वैल्यू। बहुत सिंपल था, डाइव का वैल्यू ये था, इसको लिखें, एफ का वैल्यू को लिखें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं। पहला वाला इक्वेशन इसको माना गया, दूसरा वाला इक्वेशन इसको माना गया, और जो भी वैल्यू निकला है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, यहाँ पे और यहाँ पे। जैसे कि एफ का वैल्यू ये दिया गया है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। डाइव एफ का वैल्यू हम लोग अभी निकालें, इक्वेशन 2 के अंदर इसका वैल्यू को निकालें, तो इसका वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए हम लोग इसका वैल्यू को पुट करेंगे, तो देखिएगा आगे हम लोग प्रूव करेंगे, लिखिएगा नाउ वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, हम लोगों को प्रूव करना है क्या, जो भी वैल्यू आया है 2 और 1 में इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए, इसके अंदर, राइट। तो देखिएगा एफ का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, डाइव एफ का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से पुट करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन, मतलब 2 सांप को हम लोग यहाँ रखें, नीचे में क्या था, सरफेस, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन सरफेस देता है, सरफेस को इंटीग्रेट करने का काम करता है। साथ में एफ था, तो एफ का वैल्यू क्या है, देखिएगा इक्वेशन 1 में वहाँ पे दिया गया होगा F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, ये वैल्यू दिया गया है, और साथ में एन कैप ये दिया गया है, और ds इज इक्वल टू, राइट साइड में देखिएगा तो वहाँ पे 3 सांप है, 1 2 एंड 3, और 3 सांप मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट किसका होता है, वॉल्यूम का। 2 सांप मतलब लेंथ और ब्रेथ किसका होता है, एरिया का, जिसको हम लोग सरफेस लिखे, राइट। तो यहाँ से देखिए वहाँ पे दिया है डाइव एफ, और डाइव एफ का जो वैल्यू निकला है वो ये निकला है, डाइव एफ का वैल्यू ये निकला है, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स F1 प्लस डेल अपॉन डेल वाई F2 प्लस डेल अपॉन डेल जेड F3। ये हम लोग डाइव एफ का वैल्यू निकले। अब उसके बाद है डी वी, उसके बाद है डी वी, तो डी वी के जगह पे हम लोग लिखेंगे डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये इसी के साथ है, ये वाला टर्म है वो इसी के बाद है, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसीलिए नीचे लिखा गया, आप लोग इसको साथ में लिखिएगा। अब ये डी वी की जगह पर ऐसा क्यों लिखा गया, तो समझिए, जैसे कि डी वी का मतलब क्या है, सबसे पहले समझिए कि ये भी का मतलब क्या है, भी है इसका मतलब ये है वॉल्यूम, लेकिन जहाँ पर भी डी आ जाता है
उसका मतलब होता है बहुत छोटा सा वॉल्यूम। डी बताता है कि कोई भी चीज़ बहुत छोटा है, तो इसका मतलब होता है कि वेरी 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 स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम के अंदर क्या होता है? वॉल्यूम के अंदर होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों चीज़ होता है। मतलब कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों चीज़ होता है। तो ये डीवी के अंदर भी क्या हो जाएगा? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है। और वॉल्यूम में अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है तो छोटा सा वॉल्यूम भी लेंगे तो उसमें भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट हो जाएगा। लेकिन डीवी के साथ क्या होगा? एक्स वाई जेड, या फिर डी एक्स, डी वाई और डी जेड। क्योंकि डी भी छोटा सा वॉल्यूम है तो एक्स भी हम लोग को छोटा लेना पड़ेगा, वाई भी छोटा लेना पड़ेगा और जेड भी छोटा लेना पड़ेगा। इसीलिए डी वी की जगह पे डी एक्स, डी वाई और डी जेड लिखा गया। और डी एस को हम लोग लिख सकते हैं, डी एस हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स और डी वाई, क्योंकि डी एस का मतलब क्या हुआ? लेंथ और ब्रेथ। एस, एस का मतलब एरिया, सरफेस, तो इसका मतलब हुआ लेंथ और ब्रेथ। तो इसके अंदर सिर्फ दो एक्सिस रहेगा, एक्स और वाई। इसीलिए डी एस को हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स, डी वाई। तो ये सब था रफ, इसको आप लोगों को नहीं लिखना है, राइट? आप लोगों को यहाँ तक लिखना है। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब देखिए जो हम लोगों का वैल्यू आया सबसे शुरू में, ये वाला, इसी वैल्यू को हम लोग लिख दिए कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से लिखें जिसको इक्वेशन 3 माने। तो हम लोग इसको इसके बराबर प्रूव कर दे या एल एच एस को आर एच एस के बराबर प्रूव कर दे, दोनों बात बराबर है, क्योंकि ये जो वैल्यू आया है वो ऊपर वाले के बराबर ही है। तो यहाँ तक तो कुछ नहीं किया गया है, यहाँ तक बहुत आसान था। लेकिन जो बताया गया बेसिक स्टार्टिंग के अंदर, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वो सबका अब यहाँ से यूज होगा। तो देखिएगा इसको हम लोग न्यू पेज के अंदर अच्छे से लिख रहे हैं, इसी इक्वेशन को। देखिए इक्वेशन 3 को न्यू पेज के अंदर फिर से लिखा गया है, सेम टू सेम है। अब इसमें एक्चुअली में करना क्या है कि LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है या फिर RHS को LHS के बराबर। यहाँ तक तो सिंपल था। अब हम लोग यूज करेंगे जो बेसिक बताए थे, डबल इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, इसका हम लोग यूज करेंगे। क्योंकि ये सब आप लोगों को ना आगे सेमेस्टर में पढ़ना है, इसीलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत लगेगा, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। क्योंकि इसमें याद करने का चीज़ ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग अभी तक डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़े नहीं हो, और ये क्वेश्चन आप लोगों का फिक्स आएगा, तो इसको किसी भी हाल में याद कर लेना है। देखिए हम लोग ये ट्रिपल इंटीग्रेशन से ना डबल इंटीग्रेशन में जाएंगे और हम लोगों को प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोले कि ये ट्रिपल इंटीग्रेशन वाले वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिएगा, ये डी एक्स, डी वाई, डी जेड, ये इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ आएगा। तो हम लोगों का काम क्या है कि इस वाले वैल्यू को सॉल्व करेंगे और इसके बराबर दिखा देंगे, जो गॉस थ्योरम बोलता है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू इन तीनों के साथ जाएगा और ये भी इन तीनों के साथ जाएगा। तो हम लोग ना इस ट्रिपल इंटीग्रेशन भी को और ये लास्ट वाले टर्म डेल F3 अपॉन डेल जेड और डी एक्स वाई जेड, डी एक्स डी वाई और डी जेड,
इन तीनों के वैल्यू को सॉल्व करेंगे। किसको किसको बोले, ध्यान से देखिएगा। इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को, लास्ट वाले टर्म को और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आएगा, उसके बाद हम लोग इसके लिए और इसके लिए सिमिलरली कर देंगे और तीनों को फिर ऐड कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों का मेन काम रहेगा कि इसको और इसको सॉल्व करना। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ना इसके लिए अगर क्वेश्चन आता है, एक बड़ा सा डायग्राम एग्जाम के अंदर बना दीजिएगा, सीधा एक पेज के अंदर कंप्लीटली। यहाँ से देखिएगा, ये डायग्राम को इस प्रकार से बनाइएगा। इधर में y एक्सिस, इधर ले लीजिएगा x एक्सिस और ऊपर में ले लीजिएगा z एक्सिस। आप एक्सिस कहीं भी ले सकते हैं और एक सिलेंडर का आकार का फिगर बना दीजिएगा इस प्रकार से। और ऊपर में यहाँ पे कर्व है, उसको दो पार्ट में बांट दीजिएगा। यहाँ पे इसको दो पार्ट में बांटिएगा, एक हो जाएगा ऊपर वाला कर्व और एक हो जाएगा नीचे वाला कर्व। क्योंकि ये कंप्लीट जो है कर्व, इसको हम लोग मान सकते हैं S, क्योंकि कंप्लीट सर्कल है। अब इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, एक है S1 और एक है S2। तो नीचे वाले को हम लोग S1 मान लेते हैं और ऊपर वाले को S2, क्योंकि ये कर्व को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। अब कहीं इक्वेशन के अंदर दिया होगा ds, तो जहाँ पे ds दिया है उस केस में s है, ds है वो s के केस में यूज होगा। लेकिन अगर s1 है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ds1। मेन समझने वाला चीज यहीं पे है। इसके बाद और s2 है, वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ds2। ये समझ में आ गया कि ये कंप्लीट कर्व था, उसको दो टुकड़ा में बांटा गया, एक अपर और एक लोअर। नीचे वाले को हम लोग S1 मान लिए, ऊपर वाले को S2। S1 के साथ हो जाएगा ds1 और S2 के साथ हो जाएगा ds2। और आप लोग यहाँ पे ये पेपर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे लाइनिंग हो गया था, इसीलिए। तो आप लोग ये पेपर नहीं दे दीजिएगा एग्जाम में, राइट। तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या किए, कुछ नहीं किए, ये इक्वेशन 3 आया था, इसको हम लोगों को सॉल्व करना था। इन तीनों टर्म को सॉल्व करेंगे और इसके लिए आप लोगों को एक डायग्राम फिक्स बना देना है। बहुत सिंपल सा डायग्राम है। एक्स वाई जेड का एक एक्सिस ले लेना है, वहाँ पे एक सिलेंडर का बना देना है और यहाँ से एक कर्व को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एक को लेना है S1, एक को लेना है S2। ऊपर वाले को ds2, नीचे वाले को ds1। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डेल f3 अपॉन डेल z, dx dy dz और ट्रिपल इंटीग्रेशन v को। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिमिट को फिक्स करना रहता है हम लोगों को किसी के लिमिट को फिक्स करना रहता है और किसी के लिमिट को वेरिएबल में रखना रहता है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो dx dy dz इसी को सॉल्व करना है। तो हम लोगों के पास 3 इंटीग्रेशन का सैम्बल है, तो हम लोग को फाइनली सॉल्व करना है dz वाले टर्म को। किसको? dz वाले टर्म को। तो हम लोग z का जो लिमिट है वो ले लेते हैं किसके टर्म में, x और y के टर्म में। z का लिमिट हमेशा x और y के टर्म में आएगा। अब पहले z का क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे z को ही सॉल्व करना है। अगर हमको इसको सॉल्व करना रहता तो यहाँ पे लिमिट y के रिस्पेक्ट में लेते। तो यहाँ पे z को सॉल्व करना है, इसीलिए हम लोग लिमिट z के रिस्पेक्ट में लिए।
और जेड के अंदर एक्स वाई का फंक्शन ले लिए और ऊपर में भी लिमिट लेंगे जेड इज इक्वल टू एक्स वाई। और उसके बाद हम लोग लेंगे y का लिमिट x के टर्म में या फिर z के टर्म में। यहाँ पे जो लिमिट लेंगे वो एक ही वेरिएबल यूज होगा। स्टार्टिंग में जो लिमिट लेंगे उसमें 2 वेरिएबल का यूज किया जाएगा और जो लास्ट में लिमिट लेंगे वो किसका बच गया, जेड वाई एक्स। लेकिन x का नहीं लिया जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जो लास्ट वाला रहता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट लिमिट होता है। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल के रूप में लिमिट को नहीं लेंगे। तो ये समझने वाली चीज़ थी कि हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो जेड का लिमिट को हम लोग क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो हम लोग जेड का लिमिट को फिक्स कर लिए। मेन मकसद हम लोगों का यही था क्योंकि हम लोग यहाँ पर भी फिक्स कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पे ले लेंगे जेड, लेकिन यहाँ पे S1 है तो यहाँ पे कर देंगे Z1 और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे F1 XY। हम लोग लिमिट को फिक्स कर रहे हैं क्योंकि ये लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर में भी लिमिट को फिक्स करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा Z2 साथ में F2 और XY। थोड़ा सा आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग नहीं पढ़े हैं ना, इसीलिए लग रहा होगा कि ये सब क्या क्या हो क्या रहा है। लेकिन ये 15 मार्क्स में पूछेगा तो किसी भी हाल में करना पड़ेगा। फिर से देख लीजिए क्या क्या किया गया। इक्वेशन 3 तक आए थे, हम लोगों को इसको सॉल्व करना था, इसको और इसको सॉल्व करना था। उसके बाद एक डायग्राम को बना देना था, सिंपल सा डायग्राम बना देंगे। S1 S2 दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, S1 के साथ DS1, S2 के साथ DS2। उसके बाद 2 लिमिट को फिक्स कर देंगे Z1 Z2। उतना नहीं समझ में आ रहा है तो ये डायग्राम को आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लेना है। यहाँ तक तो आप लोग आ ही गए हो। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, मेन काम इसी का है। इसको सॉल्व करने के बाद इसके लिए सिमिलरली करेंगे, इसके लिए सिमिलरली करेंगे और तीनों को ऐड ऑन कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो उसके बाद आगे हम लोग लिख देंगे जो हम लोग जेड का वैल्यू को फिक्स किए हैं। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ जेड आर, जो जेड का कोऑर्डिनेट को फिक्स किए हैं उसको लिख दिए सिर्फ सिंपली Z1 का वैल्यू F1 XY जो यहाँ पे है और Z2 का वैल्यू F2 XY जो इसके ऊपर में। तो इसको नहीं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए कि हम लोग जेड के कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दिए हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे किसको, इस वाले वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन को। अब देखिए इक्वेशन 3 से हम लोगों को 3 टर्म उठाना था, ये वाला और ये, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन को, ध्यान से समझिएगा। स्टार्टिंग में ही बताए कि डबल इंटीग्रेशन हो या फिर ट्रिपल, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग उस वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, उस वेरिएबल को सॉल्व करेंगे जिसका लिमिट वेरिएबल के अंदर दिया हो। तो हम लोग किसका लिमिट को फिक्स किए हैं, जेड के लिमिट को फिक्स किया गया है। इसके पहले डायग्राम के अंदर हम लोग फिक्स किए थे, तो फिक्स किए थे और वो था Z1 का वैल्यू था F1 XY और अपर लिमिट में था Z2 इज इक्वल टू F2 XY। तो ये जो लिमिट था वो वेरिएबल में था। तो सबसे पहले हम लोग Z को सॉल्व करेंगे, मतलब कि इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिएगा इसी का राइट साइड में एक इंटीग्रेशन अंदर चला जाएगा और यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन में 2 इंटीग्रेशन यहाँ पे बचेगा। और अभी बताए थे कि जहाँ पे 2 इंटीग्रेशन रहता है वो सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे S लिखा गया। और साथ में इंटीग्रेशन
डेल F3, इसी वैल्यू को लिखा गया है डेल जेड। और यहाँ से जो डी जेड था, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसीलिए ये वाला वैल्यू अंदर आ गया। तो यहाँ से ये अंदर आ गया और ये दोनों बच गया। और साथ में जो लिमिट लिए हैं हम लोग वो लिख देंगे। तो जेड का लिमिट लिए हैं, वो लिए हैं लोअर लिमिट में Z1 इज इक्वल टू F1 XY, अपर लिमिट में लिए हैं Z2 F2 XY। XY क्या है? F2 फंक्शन का पॉइंट है। तो ये सब इसका लिमिट था। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, ये पता है हम लोगों को कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों रिवर्स प्रोसेस है। क्या रिवर्स प्रोसेस है? तो अगर कहीं भी अगर सॉल्व करने देगा इस प्रकार से, तो ये वैल्यू क्या आ जाता है? ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे बचता है x। उसी प्रकार से यहाँ पे ये है इंटीग्रेशन, ये है इंटीग्रेशन और ये है डिफरेंशिएशन। जिस प्रकार से ये कैंसिल हो गया, तो ये वाला और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या? देखिएगा, LHS में इसी प्रकार से इसको लिखेंगे, RHS में डबल इंटीग्रेशन, और अंदर में ये कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा F3 बचेगा। और F3 का जो पॉइंट होगा वो XYZ होगा, उसको लिख दिए हैं, यहाँ पे नहीं बताया गया है, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ये कट गया और F3 सिर्फ बचा। अब आप लोग बोलोगे कि DZ कहाँ गया? DZ भी इंड खत्म हो जाता है, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन के साथ ही होता है। तो इंटीग्रेशन के साथ होता है, तो जब ये खत्म होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, और साथ में ये दोनों भी खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल F3 ही बचा, और F3 का हम लोग पॉइंट लिख दिए XYZ, और बाहर में था dx dy, तो dx dy, और लिमिट जो लिखा हुआ था उसको लोअर लिमिट में लिखे, जो अपर में लिखा था उसको अपर में लिख दिए। अब इस लिमिट का वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे। लिमिट कैसे पुट करते हैं? अपर लिमिट को z की जगह पे पुट करेंगे और लोअर लिमिट को z की जगह पे पुट करेंगे, क्योंकि ये किसका लिमिट दिया हुआ है? z का, इसीलिए z के अंदर ही पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर हम लोग पुट नहीं करेंगे, z के अंदर एक बार क्या पुट करेंगे? Z2, और Z2 का वैल्यू दिया गया है F2, तो एक बार F2 माइनस इसको पूरा लिखेंगे, और Z1 की जगह पर F1, तो वही लिखा गया है आगे। वैल्यू को F3 XY और Z की जगह पर F2 अपर लिमिट पुट किया गया, माइनस XY Z की जगह पर लोअर लिमिट F1, तो F1 पुट कर दिए, और बाहर में क्या है? dx dy। अब हम लोग लिमिट का यूज कर लिए, इसीलिए यहाँ पे लिमिट नहीं आया, राइट। और यहाँ पे ये वैल्यू आया, और लेफ्ट साइड में यही वाला वैल्यू चलते रहेगा। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक चीज़ याद करने वाला है। फॉर अपर लिमिट जो भी हम डायग्राम बनाए थे उसमें देखिएगा, अपर लिमिट क्या है? S2। अपर लिमिट क्या लिया गया था उस कर्व का? S2 ऊपर में। तो उसके अंदर हम लोग dx और dy का वैल्यू निकालेंगे, dx और dy का वैल्यू। तो ये वैल्यू निकलेगा कैसे? इसको आप याद कीजिएगा। जैसे कि जानते हैं कि x, y और z, x के साथ i कैप आता है, y के साथ j कैप आता है, और z के साथ k कैप आता है। तो यहाँ पे x भी है और y भी है, x भी है और y भी है, लेकिन कौन नहीं है? z। तो z नहीं है, तो उसका वाला जो k कैप है उसको साथ में लाएंगे।
और डॉट एन कैप डी एस, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ एस की जगह पे 2 लिखेंगे क्योंकि ये S2 का पार्ट है, इसीलिए DS2। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 5 और इसके पहले वाले के इक्वेशन 4। और अब की बार हम लोग लोअर लिमिट के लिए निकालेंगे, फॉर लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट में क्या था S1, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे लिमिट 2 बार है तो इसको काट दीजिएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग dx और dy का वैल्यू निकाल देंगे। तो dx और dy के साथ क्या क्या रहता है, i कैप और j कैप, क्या नहीं रहता है, k कैप। तो यहाँ पे लोअर लिमिट है इसीलिए माइनस k कैप आ जाएगा, और साथ में n कैप और ds1, अब की बार S1 आएगा और इसको इक्वेशन 6 मान लेंगे। आप लोगों को इसको ध्यान से 2 बार देख लीजिएगा, लेकिन इसको किसी भी हाल में कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए ये नया है और बेसिक नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, इसीलिए आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा कि कैसे हो रहा है, राइट। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये तो आप लोगों को याद करना है। अब देखिए हम लोगों का तुरंत होने वाला है क्वेश्चन। अब देखिए 4, 5 और 6 तीनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग वैल्यू को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये डबल इंटीग्रेशन है, वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। dx और dy है, वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वेशन 4, 5, 6 से देखिए, फ्रॉम 4, 5 एंड 6 इक्वेशन से क्या करना है कि ये डबल इंटीग्रेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई, और dx dy को इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई। तो देखिएगा एक एक स्टेप को कैसे किया जा रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा, इक्वेशन 4 यूज कर रहे हैं अभी, तो डबल इंटीग्रेशन, उसके बाद है f3 क्योंकि मल्टीप्लाई की दिए हैं, और यहाँ से x, y और f2, और साथ में लास्ट वाला ये मल्टीप्लाई हो जाएगा dx dy इसके साथ, तो यहाँ से आ जाएगा dx dy। उसके बाद क्या है माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, और डबल इंटीग्रेशन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन, और साथ में क्या है x, y और साथ में है f1, और ये dx dy इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो dx dy, ये आया वैल्यू इक्वेशन 4 को यूज करके। अब हम लोग क्या करेंगे कि dx dy का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे और यहाँ से dx dy का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, और साथ में डबल इंटीग्रेशन है तो इसको आप लिखिए सरफेस, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन का मतलब ही बताए थे कि वो सरफेस होता है, एरिया को इंटीग्रेट करता है। यहाँ भी एस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि F2 है, क्या है F2, तो ये जो S है वो 2 हो जाएगा, कर्व है वो S2 हो जाएगा, और यहाँ पे F1 है तो ये S है वो S1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन S, और F2 है इसीलिए ये कौन सा कर्व रहेगा, S2, F3। अब यहाँ पे x, y और f2 इस फंक्शन का पॉइंट्स है, क्या है, कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो हम इसको लिखें या ना लिखें इससे कोई मतलब नहीं होता है, तो हम लोग लिखेंगे f3,
सिर्फ ये F3 का F3 लिखेंगे और dx और dy का वैल्यू पुट करेंगे। कहाँ से पुट करेंगे? इक्वेशन 5 से, क्योंकि ये कर्व है वो S2 से लेने के लिए बोल रहा है, S2। तो S2 का वैल्यू जो dx dy का है उसको हम लोग पुट करेंगे, ना कि इसको, राइट। तो यहाँ पे समझिएगा कि S2 है इसीलिए ऊपर वाले को पुट करेंगे, तो F3 और साथ में हो जाएगा k कैप n कैप ds2, और साथ में देखिएगा कि dx dy का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और ये साथ में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डबल इंटीग्रेशन F1 था तो ये कर्व है वो S1 हो जाएगा, और यहाँ पे F3 छूटा हुआ है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा F3। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसी F3 को हम लोग F3 लिख दिए। अब ये इसका पॉइंट है, इसको लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता है, और हम लोग dx और dy का वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि माइनस को हम लोग पहले ही पुट कर दिए हैं, जो ये प्लस हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा k कैप n कैप और ds1। अब देखिएगा कि इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, इसको और इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो S1 एक कर्व है जो नीचे वाला था, और S2 एक कर्व है जो ऊपर वाला था। तो ये S1 और S2 मिला करके एक पूरा कर्व बन गया ना, जो S के बराबर है। किसके बराबर है? S के। तो यहाँ से जोड़ने पर इसका वैल्यू हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ S, जिसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल, तो ये सब को हम लोगों को नहीं समझना है। यहाँ पे हो जाएगा F3 k कैप n ds। इसको जोड़ने पर ये वैल्यू आया, तो हम लोग यही सॉल्व करना था। इसको इक्वेशन 7 मान लेते हैं। अब हम लोग एक टर्म के लिए सॉल्व कर लिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसके लिए हम लोग सॉल्व कर लिए। हम लोग को सॉल्व किसके लिए करना था? ये सॉल्व कर रहे थे हम लोग इसका वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग इसका और इसका वैल्यू को निकाल चुके हैं इक्वेशन 7 के अंदर। अब हम लोग सिमिलरली इसका लिख देंगे और सिमिलरली करके इसका लिख देंगे। तो देखिएगा, यहाँ से हम लोग सिमिलरली करके F3 की जगह पे F2 कर देंगे, तो सेकेंड टर्म का सॉल्यूशन हो जाएगा, और F3 की जगह पे F1 कर देंगे तो फर्स्ट वाले टर्म का सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन निकल जाएगा सिमिलरली करके। और 7 इक्वेशन 8 इक्वेशन जो बनेगा और 9 इक्वेशन, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा इक्वेशन 3 के LHS के। इक्वेशन 3 में आप लोग देखिएगा उसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग सिमिलरली करते हैं, देखिए सिर्फ यहाँ पे F3 की जगह पे F2 हो जाएगा और F3 की जगह पे F1 हो जाएगा। तो देखिए आगे हम लोग सिमिलरली करके लिखेंगे। सिमिलरली इसका मतलब होता है सिमिलरली, और यहाँ पे F3 था तो दूसरे वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो F2 आ जाएगा। इक्वेशन 3 में देखिएगा तो F2 आ जाएगा, और F2 के नीचे था y, इसीलिए यहाँ पे J कैप हो जाएगा, क्योंकि J कैप है तो y का कोफिशिएंट होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग F3 की जगह पे F1 कर देंगे, और F1 के नीचे इक्वेशन 3 में x था तो x का कोफिशिएंट होता है i, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ i किया गया, और साथ में जो था उसी को लिख दिए, और इसको इक्वेशन 8 मान लिए और इसको इक्वेशन 9 मान लिए। अब 7, 8 और 9 तीनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगा ये, और इक्वेशन 3 का ये लेफ्ट हैंड साइड था, और इसी को हम लोगों को प्रूव करना था। जो हम लोगों को
प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 बार बिना देखे पहले लिखिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद आप लोगों को बहुत सारा चीज़ों को समझ में नहीं आया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार से था कि आप लोगों को साइकिल चलाना नहीं आता है और डायरेक्ट कार चलाने के लिए बोल दिया जाए। साइकिल नहीं चलाना आता हो और कार चलाने के लिए डायरेक्ट दे दिया जाए, इस प्रकार से किया गया है, क्योंकि आप लोगों को जो इसका बेसिक था वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, और जो इसका एडवांस है उसी को पहले दे दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार अगर अच्छे से आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोगों के पास अभी उतना टाइम नहीं है। इसको किसी भी हाल में याद कर लीजिए, फिर भी अच्छे तरीके से आप लोगों को ताकि बताया गया। थैंक यू।